हाँ जी, आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। चलिए, तो बेटा अमेंडमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। अगला अमेंडमेंट कैपिटल गेन में कल हम आगे थे। कैपिटल गेन का पहला अमेंडमेंट हमारा हो गया था। पहला अमेंडमेंट मैंने आपको बोला था कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है उसमें चेंजेस हुए थे। यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान को भी कैपिटल एसेट माना जाएगा, ये अपन ने एक अमेंडमेंट देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है उसके ऊपर चलते हैं। तो कैपिटल गेन का बेटा सेकंड अमेंडमेंट, तो बेटा इस कैपिटल गेन का सेकंड अमेंडमेंट है 45(1)(b), एक नया सेक्शन ऐड हुआ है 45(1)(b). तो 45(1)(b) जिसका हेडिंग है कैपिटल गेन ऑन यूलिप। तो जैसे कल मैंने आपको कहा था कि यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कैपिटल एसेट है, तो उन कैपिटल एसेट पे कैपिटल गेन कैसे निकाला जाएगा ये सेक्शन 45(1)(b) में दिया हुआ है। और 45(1)(b) में क्या लिखा है एक बार अपन देखते हैं, इसमें लिखा क्या है। सेक्शन कहता है 45(1)(b), वेयर एनी पर्सन receive at any time during PY any amount under ULIP issued on or after 1/2/2021। ऑब्वियसली बेटा मैं जिस यूलिप की यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो कौन से वाले यूलिप है, अब मैं पूरा नहीं लिखा रहा हूँ। कौन से वाले यूलिप की बात चल रही है? वही जिसका प्रीमियम पेड इन ए ईयर 2.5 लाख रुपए से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उस वाले यूलिप्स की बात चल रही है। तो अगर किसी भी पर्सन को किसी भी प्रीवियस ईयर में अमाउंट मिलता है यूलिप का, कौन से यूलिप का? जो 1 फरवरी 2021 के बाद हुए और वो 2.5 लाख वाले, तो उस यूलिप के कारण जो भी अमाउंट होगा, तो ये कह रहे हैं देन एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सच अमाउंट shall be chargeable to income tax अंडर हेड कैपिटल गेन। तो 45(1)(b) में साफ लिख दिया कि उस यूलिप से जो पैसा आपको मिलेगा और जो फायदा आपको होगा वो फायदा फिर कौन से हेड की इनकम माना जाएगा? कैपिटल गेन हेड की इनकम माना जाएगा। एंड shall be deemed to be income of PY when such amount was received। और उस PY की इनकम मानेंगे जिस PY में अमाउंट क्या होगा, रिसीव होगा। यहां तक तो ठीक है, पर अब जो तीसरी बात लिखी ना बेटा वो इस सेक्शन को पूरा यूजलेस बना देती है। और इनकम shall be calculated in such manner as may be prescribed। और इनकम उस तरीके से निकाली जाएगी जो कि प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। तो बेटा ये जो लैंग्वेज है इसने आके पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया है, क्योंकि कल ही मैंने आपको कहा था कि यूलिप कैपिटल एसेट है। यूलिप कैपिटल एसेट है ये तो तय हो गया। तो यूलिप की मैच्योरिटी पे जो पैसा आपको मिलेगा वो आपका कैपिटल गेन का इनकम बनेगा। पर यूलिप की मैच्योरिटी पे जो पैसा मिल रहा है उसका कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करा जाए, ये कंप्यूटेशन का जो तरीका है वो प्रिस्क्राइब मैनर से बताया जाएगा, और वो प्रिस्क्राइब मैनर अभी तक नहीं बताया गया है। तो सीबीडीटी ये मैनर बताएगा, और सीबीडीटी ने अभी तक कोई मैनर बताया नहीं है। इसीलिए मैंने कल आपको कहा था
कि केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से यूलिप कैपिटल एसेट बन जाएंगे और उनके ऊपर कैपिटल गेन लग सकता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो इस सेक्शन में कुछ है ही नहीं देखा जाए तो क्या बोला वापस से बोल देता हूँ। 45(1) भी कह रहा है अगर आपको यूलिप का पैसा मिलता है किसी भी साल, कौन से यूलिप का पैसा, जो मैंने कल बोले थे वो वाले यूलिप का पैसा जो 1 फरवरी 21 के बाद इशूड है और 2.5 लाख वाला कॉन्सेप्ट लगता है, तो उस यूलिप से जो भी प्रॉफिट अराइज होगा, उस यूलिप से जो भी प्रॉफिट अराइज होगा वो प्रॉफिट आपका कैपिटल गेन का इनकम माना जाएगा और उस ईयर का इनकम माना जाएगा जिस ईयर पैसा मिल रहा होगा, ठीक है। और इनकम निकालने का जो तरीका होगा वो मैनर प्रिस्क्राइब मैनर होगा, और प्रिस्क्राइब मैनर अभी तक कुछ बताया ही नहीं हुआ। क्या आपको बात समझ में आ गई? बोल दीजिए यार एक जना, क्लियर है सबको? यस सर। तो सेकंड अमेंडमेंट वो यूलिप से रिलेटेड है जो किसी काम का नहीं है। अब बेटा यूलिप की एक और बात भी ध्यान रख लेना, मैंने कल भी आपको कहा था कि जनरली अगर कोई आपसे पूछे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है कि एग्जेम्प्ट होता है, तो आपका जवाब होगा एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट होता है 1010D, आपको 1010D में बता चुका हूँ पहले ही। अब आपसे यहाँ से अब ये बोलने लगना कि अगर यूलिप का पैसा मिल रहा है, जो यूलिप कौन से वाले हैं जो मैंने अभी आपको रेफर करे कल से, उस यूलिप का पैसा 1010D में अब एग्जाम नहीं होगा, तभी तो कैपिटल गेन के दायरे में लेके आया। तो हमेशा ध्यान रखना यूलिप का पैसा कौन सा वाला यूलिप जो 1 फरवरी 21 के बाद इशू हुए और 2.5 लाख वाला फंडा लगता हो जिन यूलिप पे, उन यूलिप की मैच्योरिटी में मिलने वाला पैसा टैक्सेबल होगा, उस पर 1010D का एग्जामेशन नहीं मिलने वाला है। पर इसमें भी आगे ध्यान रखना कि अगर यूलिप का पैसा भले 2.5 लाख वाला यूलिप हो, पर अगर वो डेथ के कारण पैसा मिले, वैसे तो एग्जाम नहीं होगा 2.5 लाख वाला यूलिप का पैसा, पर अगर डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी के कारण वो पैसा परिवार वालों को मिल रहा है बाद में, तो उनके लिए वो हमेशा एग्जाम्प्ट होगा यूलिप का, फिर वो कैपिटल एसेट भी नहीं मानना है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? क्या 1010D 1 फरवरी 21 के बाद वाले यूलिप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी उन यूलिप पे जिन जो कैपिटल एसेट है वो 1010D में एग्जाम्प्ट नहीं होगी, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। पर अगर जो यूलिप की बात मैं कर रहा हूं आपसे, उस यूलिप का पैसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि बेनिफिशियरी की डेथ हो चुकी थी और उसके परिवार वालों को मिलेगा उसके पीछे, तो फिर वो यूलिप का पैसा 1010D में एग्जाम्प्ट होगा। ये ध्यान आपको रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 1010D भी आप रेफर कर लेना कि उसमें क्या हिसाब किताब आपको अब करना है। तो मैं समझ रहा हूं कि आप ये क्लियर कर लोगे। तो यूलिप का पूरा ट्रीटमेंट आप ध्यान रखना, जो मैंने अभी आपको बोला है वो 2-3 पॉइंट आपके सामने। अब आते हैं तीसरा अमेंडमेंट। तीसरा अमेंडमेंट तो शायद आपको पता ही होगा, आप सभी को पता है कि ईयर चेंज हो गया है, तो आपका जो अब ईयर आएगा कैपिटल गेन निकालने के लिए उसमें 21-22 ईयर के CI नंबर यूज आएंगे शायद। तो आपको पता है आपके ईयर का CI नंबर क्या था? 300। तो अब जो हमारा 21, आपका 20-21 था ना बेटा, तो 21-22 वाले साल का CI नंबर जो है वो 317 है। नंबर तो शायद पता होंगे आपको, मैं नहीं भी बताता तो ही पता पड़ जाता। तो अब ध्यान रखना नंबर CI का चेंज करके आप 317 यूज करेंगे अब से, 21-22 का नंबर है ये। क्या क्लियर है? इसमें तो क्या समझाना, क्लियर ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला अमेंडमेंट बेटा किस में आया है? सेक्शन 50B में। क्या आपको 50B याद है? अगर याद हो तो बोलिए 50B। याद ही नहीं है क्या? अब याद आया? स्लम सेल याद है, वो अंडरटेकिंग को लमसम कंसिडरेशन में बेच देना, स्लम सेल। तो स्लम सेल पे कैपिटल गेन लगता है, और वहाँ पे कैपिटल गेन निकालने के लिए आप क्या करते थे, सेल कंसिडरेशन में से आप माइनस करते थे नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। याद होगा आपको शायद, बहुत काम के थे, 2-3 क्वेश्चन भी अपन ने करे थे उसके। तो स्लम सेल में अमेंडमेंट आया, सेक्शन 50B में अमेंडमेंट है, बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है, ईजी सा अमेंडमेंट है। ये कहते हैं स्लम सेल का सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ध्यान से सुनिए, जितने में आपने अंडरटेकिंग एक्चुअल में सेल करा, यानी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, एक तो ये देख लीजिए, और इसका कंपैरिजन करिए फेयर मार्केट वैल्यू से।
फेयर मार्केट वैल्यू से। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग, दोनों में से जो भी ज्यादा हो उसको आप सेल प्राइस मानेंगे। तो 50B में एक्चुअल सेल प्राइस को सेल कंसिडरेशन मानने की बजाय अब आपको दो चीज़ें करनी है। आपको कंपैरिजन करना है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग से, और जो भी दोनों में से ज़्यादा होगी उसको मानना है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, मैं अंडरटेकिंग की जगह लैंग्वेज यूज़ कर लेता हूँ। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, दोनों में से ज़्यादा को सेल प्राइस मानना है। तो ये है 50B का चेंज जो आपको ध्यान रखना है, और मेरे को लगता है कि ये सबसे काम का है, क्योंकि आरटीपी में भी 50B का ये अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन इस अमेंडमेंट से रिलेटेड बना के दिया हुआ है। तो जिस भी अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आईसीएआई डाल देता है, मतलब वो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 50B मेरे को लगता है कि इस एग्जाम के लिए काम आ सकता है। 50B के लिए आपको केवल अमेंडमेंट छोटा है, पर 50B का क्वेश्चन शायद एग्जाम में आ जाए, या वो तो किस्मत की बात है, आएगा नहीं आएगा तो, पर ये अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा, देखिए मैं आपके लिए क्या करूँगा, अमेंडमेंट जो मॉड्यूल के अंदर है वो तो मैं आपको लिखवा ही रहा हूँ, इसके अलावा बेटा इंस्टीट्यूट ने ना एक स्टैच्यूरी अपडेट भी इशू करा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आईसीएआई की साइट से। उस स्टैच्यूरी अपडेट में सेक्शन 50B से रिलेटेड एक रूल भी डाला है इन्होंने। तो 50B का अमेंडमेंट क्या है, ये मैंने आपको बोला, क्या बोल रहा है 50B का अमेंडमेंट कि स्टाम क्या नाम है, स्लम सेल के केस में सेल प्राइस होगी एक्चुअल सेल प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विचएवर इज हायर। अब रूल 11 यूएई इंसर्ट करा है सीबीडीटी ने, और सीबीडीटी ने बोला कि 50B के लिए जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट है वो कैसे निकाला जाए। तो वो कैसे निकाला जाए, इसके लिए उन्होंने बोला कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट होगी हायर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड, एक तो ये देखिए, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दो अमाउंट देखने हैं, जो दोनों में से ज्यादा आएगा वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर माननी है, और उसको एक्चुअल सेल प्राइस से कंपेयर करना है। यानी कि समझना अच्छी तरह से, वापस से बोलता हूं, एक्चुअल सेल प्राइस का कंपैरिजन आपको करना है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर से। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर कैसे निकलेगा, ये रूल 11E ने बोला फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट होगा, दो फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है, और जो दो फेयर मार्केट वैल्यू आप निकालोगे उसमें से जो ज्यादा आएगा वो फेयर मार्केट वैल्यू है। पहली फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर बाय वे ऑफ स्लम सेल, एक तो ये नंबर चाहिए आपको, और एक चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उस स्लम सेल के बदले में जो कंसिडरेशन आपको मिला उसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है। दोनों फेयर मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन आएगी। इन दोनों फेयर मार्केट वैल्यू में से जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा आएगी वो ज्यादा वाली फेयर मार्केट वैल्यू को आप एक्चुअल सेल प्राइस से कंपेयर करेंगे, और फिर जो दोनों में से ज्यादा आएगी उसको सेल कंसिडरेशन बनाएंगे कैपिटल गेन के लिए। तो ये एक स्टैच्यूरी अपडेट का पॉइंट है जो आपको क्या रख लेना है ध्यान। क्या आपको बात समझ में आ गई? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर चाहिए। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर कैसे निकलेगा, इन दो फेयर मार्केट वैल्यू से जो ज्यादा है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर है। यार बोलो यार, वरना मेरे को एक ही चीज बार बार रिपीट करनी पड़ती है। हाँ, अब मैं आपको इसका ना मॉड्यूल का क्वेश्चन करके भी बधाई देता हूं हाथों हाथ कि कैसे आपको करना है। देखते हैं अभी मॉड्यूल में कैसा क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन वही है जो पिछली बार भी था, थोड़ा सा चेंज करेंगे बस अपन।
देखिए इलिस्ट्रेशन 10 है। अभी देखिए एग्जाम में आपको क्या डील करना है, मतलब क्या चेंजेस होंगे आपके लिए। मिस्टर ए इज ए प्रोपराइटर ऑफ आकाश एंटरप्राइजेज हैविंग 2 यूनिट्स। तो मिस्टर ए है, इनके पास आकाश एंटरप्राइजेस करके एक एंटरप्राइज है जिसकी 2 यूनिट्स है। इसने 1/4/21 के दिन यूनिट 1 स्लम सेल से ट्रांसफर कर दी, जिसका टोटल कंसिडरेशन 25 लाख ले लिया। अब देखिए बेटा, ये कंसिडरेशन है यूनिट का। लास्ट ईयर में जब आप कैपिटल गेन निकालते थे स्लम सेल का तो सेल प्राइस 25 लाख ही लेते थे और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इस बार से क्या करना है, यूनिट ट्रांसफर करिए आपने 25 लाख, पर इस एक्चुअल कंसिडरेशन को आप कंपेयर करिए फेयर मार्केट वैल्यू से यूनिट की, जो आपको सीधे इन्होंने गिवन दे दी 30 लाख रुपीस। तो इधर अब जब आप कैपिटल गेन निकालोगे तो सेल कंसिडरेशन आपको 30 लाख रुपीस लेना पड़ेगा। ये है अमेंडमेंट, विच एवर इज हायर अमेंडमेंट। छोटा सा अमेंडमेंट है, क्या समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है। और यूनिट 1 स्टार्ट हुई थी 2005-6 से और एक्सपेंसेस जो हुए थे ट्रांसफर के वो 28,000 थे। तो अगर अपन को कैपिटल गेन निकालना होता है तो हमारा तरीका पता है क्या होता था, हम पहले यूनिट का नेचर चेक करते थे, क्योंकि यूनिट 2005-6 से स्टार्ट है और अभी 21-22 में हम बेच रहे हैं तो नेचर हो गया लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब हम निकालते थे तो हम क्या माइनस करते थे बेटा, यूनिट का सेल प्राइस माइनस यूनिट का नेटवर्थ। अब यूनिट का सेल प्राइस क्या हो गया, लास्ट ईयर तक के हिसाब से देखो तो 25 लाख होना चाहिए, पर इस ईयर के हिसाब से क्या हो जाएगा 30 लाख। तो देखो ये आ गया आपका सेल प्राइस 30 लाख। तो शुरुआत हो गई सेल कंसिडरेशन इज इक्वल टू 30 लाख। अब इस 30 लाख रुपये में से हम माइनस करते हैं बेटा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जो हमें दिए हुए 28,000 रुपए के, तो नेट सेल कंसिडरेशन आ गया 29,72,000। और इसमें से माइनस क्या कर देते हैं कॉस्ट, और यूनिट का कॉस्ट क्या होता है नेटवर्थ ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और नेटवर्थ निकालने का तरीका आपको आता ही होगा, क्या कहा था मैंने आपको याद है नेटवर्थ कैसे निकलता है? यूनिट की सारी एसेट जो कि नॉन डेप्रीशिएबल है उसकी तो आपको बुक वैल्यू लेनी है, डेप्रीशिएबल की WDV लेनी है, और बाकी जो अदर एसेट से बच जाती है नॉर्मल वाली उसको अगर आपने पूरा डिडक्शन ले रखा, वो मैंने लिखवा रखा है, मैं उसको रिपीट भी नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे अभी मैं यूनिट 1 का नेटवर्थ निकालता हूँ तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले देखिए बिल्डिंग दे रखी 12 लाख की। अब नीचे हमें क्या दिया है, रिवोल्यूशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग यूनिट 1। आपको अगर याद हो तो जब नेटवर्थ निकाली जाती है तो अगर किसी एसेट का रिवोल्यूशन किया जाता है तो उसको कंसिडर नहीं करना है अपन को। तो बिल्डिंग की वैल्यू 12 लाख रुपए की दी हुई है, पर रिवोल्यूशन रिजर्व बना रखा है बिल्डिंग यूनिट 1 के लिए, बिल्डिंग के लिए हमने वो बना रखा है 3 लाख रुपए का। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यूनिट 1 की बिल्डिंग रिवैल्यू नहीं होती तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती, 9 लाख रुपए होती। तो जब नेटवर्थ निकाली जाएगी तो देखिए बिल्डिंग का वैल्यू देखिए बेटा 9 लाख रुपए का लेना है। ये क्वेश्चन अपनी शीट में भी था, सारा क्वेश्चन सेम है, बस वो 30 लाख का अमेंडमेंट है, बाकी तो नॉर्मल जो पहले चलता है वही चलेगा। अब इसके बाद हमारी अदर एसेट, अगली एसेट का नाम है मशीनरी, 3 लाख। मशीनरी के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दी है तो 3 लाख की वैल्यू ले लेंगे, डेटर की वैल्यू भी 1 लाख ले लेंगे। अदर एसेट हमको 1.5 लाख की दी है, पर अदर एसेट में हमें दिया है कि अदर एसेट के अंदर एक पेटेंट इंक्लूड है जो कि 1 जुलाई 2019 को हमने 50,000 में खरीदा था, जिसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करा है। अब हमें याद आना चाहिए कि अदर एसेट के अंदर 1.5 लाख रुपए की वैल्यू हमें दी है, 1.5 लाख रुपए की अदर एसेट में से 50,000 रुपए का बेटा पेटेंट है। तो अगर मैं पेटेंट को बाहर कर दूं तो बाकी एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपए की बचती है। और पेटेंट अगर देखा जाए तो एज पर इनकम टैक्स पेटेंट एक डेप्रीशिएबल एसेट है। आपको पता होगा पेटेंट के ऊपर डेप्रीसिएशन लिया जाता है एट द रेट ऑफ 25%, क्या याद है सबको? तो अब हमें जब नेटवर्थ निकालनी है तो हमें डेप्रीशिएबल एसेट की कौन सी वैल्यू को नेटवर्थ में ऐड करना होता है, जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी। तो क्योंकि हमें 50,000 रुपए की जो वैल्यू दी है वो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं है, ये तो हमें उसकी कॉस्ट दे रखी है 1 जुलाई 2019 की, और हम खड़े 21-22 के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50,000 रुपए में से पहले क्या करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन लेस करना पड़ेगा। कौन कौन से साल का डेप्रीसिएशन लेस करना पड़ेगा, एक तो बेटा 1920 का करना पड़ेगा और एक 2021 का करना पड़ेगा, तब जाकर हम 1/4/21 की वैल्यू में पहुंचेंगे। तो इसीलिए इधर अगर आप देखेंगे तो पेटेंट देखिए 1 जुलाई 19 के दिन 50,000 का था, तो उसमें पहले 1920 का डेप्रीसिएशन लेस करा 25%, 12,500, फिर वैल्यू बची 37,500, फिर 2021 का और लेस करा 25%, 9,375। तो पेटेंट की वैल्यू जो हम नेटवर्थ निकालते वक्त ऐड करेंगे वो होगी 28,125 की। तो इसीलिए 9 लाख की बिल्डिंग हो गई, 3 लाख की मशीन हो गई, 1 लाख के डेटर हो गए, पेटेंट 28,125 के हो गए, और अदर एसेट हमने निकाली अभी 1 लाख की हो गई। तो यूनिट की टोटल एसेट बेटा 14,28,125 आ जाएगी, और उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी 2 है, एक क्रेडिटर है और एक लोन है, लेस कर दिया, ये आ गई बेटा यूनिट की नेटवर्थ। और ये यूनिट की नेटवर्थ बेटा हमको इधर से लेस कर देनी है, जो कि सेल कंसिडरेशन था 30 लाख रुपीज़ वाला जो हमने निकाला था, ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि है 17,21,375 का।
तो अमेंडमेंट क्या है सर? ये है अमेंडमेंट, बस इतना सा, बाकी सब तो सेम ही है पिछले वाले। 30 लाख निकालना एक अमेंडमेंट है। अब बेटा देखो यहाँ पे भी ध्यान देना, 30 लाख रुपीस आपको सीधे फेयर मार्केट वैल्यू दे दी यहाँ पे। बाई चांस आपको 30 लाख रुपीस की फेयर मार्केट वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी जाए तो आपको दो फेयर मार्केट वैल्यू दे देंगे। याद करिए अभी मैंने बोला था आपको 2 फेयर मार्केट वैल्यू, फिर अगर दो फेयर मार्केट वैल्यू दे दे तो दोनों में से जो ज्यादा है वो वाली फेयर मार्केट वैल्यू को आप बेस बनाना, वो 11 UAE रूल भी लगा देना। क्या क्लियर है आपको? अभी बताया ना बेटा मैंने आपको एक और अमेंडमेंट, रूल 11 UAE। ये देखिए, तो अगर फेयर मार्केट वैल्यू जैसे इसमें एक ही 30 लाख दे दी तब तो बात ही खत्म होगी, 25 और 30 दोनों में से ज्यादा 30 को बेस बना लिया। पर अगर बाई चांस 30 लाख नहीं देते तो आपको 2 फेयर मार्केट वैल्यू देते हैं, एक तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर की फेयर मार्केट वैल्यू और एक कंसिडरेशन की फेयर मार्केट वैल्यू। फिर जो दोनों में से ज्यादा आती है उसको आप फेयर मार्केट वैल्यू बोलते हैं। यस नो बोल दो यार अब तो। अरे एक जना बोल दो यार, क्या गूंगे बने बैठे रहे तो। Yes, sir. हाँ, तो ये ओवरऑल बेटा आपका अमेंडमेंट है। मैं इसलिए इसको इतना पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 50B का अमेंडमेंट है, कैपिटल गेन। तो बेटा कैपिटल गेन की अमेंडमेंट खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगला हेड कौन सा आता है फिर? IOS। IOS में क्या अमेंडमेंट्स है आपको बेटा? कल याद होगा, कल मैंने आपको अमेंडमेंट बताया था 43CA वाला। 43CA में मैंने आपको बोला था अगर जो लैंड और बिल्डिंग आप ट्रांसफर करते हो वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है और वो लैंड और बिल्डिंग अगर 3 बातें पूरी कर देती है तो उस केस में आप 110% की जगह 120% यूज करोगे। याद आ गया कल वाला अमेंडमेंट? Yes, sir. हाँ, तो बेटा IOS में भी ना उसी से रिलेटेड अमेंडमेंट हुआ है। आपको याद है IOS में एक ही अमेंडमेंट है गिफ्ट वाले केस में। आपको पता है गिफ्ट की इनकम टैक्सेबल होती है अंडर सेक्शन 56(2)(10) IOS में। अंडर सेक्शन 56(2)(10) गिफ्ट इज टैक्सेबल अंडर एड IOS। और अगर आपको याद है तो हमारे सामने गिफ्ट 3 टाइप के टैक्सेबल होते थे बेटा। कैश गिफ्ट होता था, इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट होता था, मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट होता था। उसमें से इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले में आप आइए, पुराना कानून पहले बताएंगे उसके बाद अमेंडमेंट बताता हूं मैं आपको। इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले में एक आपका पॉइंट होता था कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिलती है तो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, या तो वो विदाउट कंसिडरेशन मिलेगी या विदाउट एडुक्वेट मिलेगी। अगर विदाउट कंसिडरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो वो टैक्सेबल होगी अगर उसकी स्टाम्प वैल्यू 50,000 से ऊपर है, और अगर विदाउट एडुक्वेट कंसिडरेशन वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है। तो आइए, मेरे को जो अमेंडमेंट है वो विदाउट एडुक्वेट वाले में। पहले पुराना कानून आप देखिए, कॉपी से बताइए मेरे को, विदाउट एडुक्वेट कंसिडरेशन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो वो कब टैक्सेबल होती है? याद आया यार? अब बोलते नहीं हो। उसके लिए आप पता है पहले इनएडुक्वेट कंसिडरेशन निकालते थे अपन। इनएडुक्वेट कंसिडरेशन कैसे निकलता था? स्टाम्प वैल्यू में से हमने जो कंसिडरेशन दिया वो लेस करते थे, और इनएडुक्वेट कंसिडरेशन का बेटा कंपैरिजन करते थे 2 अमाउंट से, ए और बी। ये तो बोल दो अब ए अमाउंट क्या होता था? 50,000 and 10% of purchase. यस, ये होता था। और अगर इनएडुक्वेट कंसिडरेशन इन दोनों से ज्यादा होता था तो IOS की इनकम होती थी। ये कानून था हमारा लास्ट ईयर तक। तो बेटा जो कानून आपने इनएडुक्वेट कंसिडरेशन वाला पढ़ा है ये एज इट इज अभी भी लगता है, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस चेंज क्या हो गया है, अगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको विदाउट कंसिडरेशन मिली वो कौन सी वाली मिली? वो कौन सी वाली मिली याद करना, जो 43CA में मैंने आपको लिखवाई थी 3 कंडीशन वाली। कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी बताइए, उसकी कंडीशन 1 जो 43CA में मैंने बोली थी, बताइए कौन सी? नंबर 1 कल बताया था, जो किस तारीख के बीच में बिकनी चाहिए? 1/12 से 43CA याद आया कल का? ये देखिए, ये थी 3 कंडीशन। ये है वो ट्रांसफर 12/11/20 के बीच और 30 से 21 के बीच होना चाहिए, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए, बोलो तो सही, और कंसिडरेशन इज लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2 करोड़। अगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा गिफ्ट में मिली वो इस 3 कैटेगरी कंडीशन पूरी करने वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट में मिल रही है तो बेटा आपको पता है क्या करना है? कहाँ गया रे? तो बेटा अगर
जो इमल प्रॉपर्टी आपको विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन गिफ्ट में मिल रही है वो 3 कंडीशन 43 सीए वाली मिल रही है, तो बेटा आपको सब कुछ सेम रखना है, बस आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को कंपेयर करना है 50,000 और बी 10% ऑफ कंसिडरेशन नहीं करना है, यहां पर आपको 20% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, दोनों से ज्यादा होना चाहिए। जैसे 10 करते थे ना इधर, इसकी जगह 20 देखना है। पर वापस से मैं बेटा बोल रहा हूं 20 हर किसी इमल प्रॉपर्टी के गिफ्ट में मत देखना, 20 आपको केवल उसी इमल प्रॉपर्टी के गिफ्ट में देखना है जो 43 सीए वाली 3 कैटेगरी पूरी करे। क्या आपको अमेंडमेंट समझ में आया? कानून सेम है, जो चल रहा है वही लगाना है, 99% ये लगेगा, केवल वो 43 सीए वाली जो प्रॉपर्टी है ना, यानी कि जिसने आपको गिफ्ट दिया होगा उसके लिए वो प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड होनी चाहिए, तभी तो 43 सीए में गया। मतलब समझो, एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपको गिफ्ट करा इमोल प्रॉपर्टी, और जो इमोल प्रॉपर्टी बेटा मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, मान लीजिए वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, मान लीजिए वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, और वो इमोल प्रॉपर्टी मैंने आपको गिफ्ट नहीं करा, मतलब विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन बेच रहा हूं। सुनो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, लेन देन समझिए। मानिए मैं आपको एक बिल्डिंग सेल कर रहा हूं, जो मेरा क्या है, स्टॉक है, और मैंने वो बिल्डिंग आपको बेटा बेटी 1 करोड़ रुपए में, मैंने आपको 1 करोड़ में बेच दी, और उसी टाइम पे बेची जो मैंने आपको बोला था 12, 11, 20 से जो वाला टाइम, वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी है, मतलब ध्यान रखना। तो मैंने आपको एक बिल्डिंग सेल करी बेटा 1 करोड़ में, जबकि इस बिल्डिंग की बेटा स्टाम्प वैल्यू 1.5 करोड़ है। तो टेक्निकली क्या हुआ बेटा, मेरे ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा, क्योंकि ये मेरा स्टॉक है तो मेरे ऊपर लगेगा बेटा 43 सीए, और मैं जब अपनी बीएनपी की इनकम निकालूंगा तो मैं सेल कंसिडरेशन क्या पकड़ूंगा, मेरा क्वेश्चन ये बनेगा, समझना। मैं जब इस बिल्डिंग की सेल कंसिडरेशन निकालूंगा तो मेरा सेल प्राइस क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, सेल कंसिडरेशन क्या पकड़ूंगा, एक्चुअल सेल प्राइस कितनी है मेरी 1 करोड़, स्टाम्प वैल्यू कितनी है मेरी 1.5 करोड़। अब मैं क्या करूंगा बेटा, 1 करोड़ का 20%, 120% निकालूंगा, 43 सी अमेंडमेंट, तो 120% निकालूंगा तो 1.2 सीआर आती है, और स्टाम्प वैल्यू 1.2 सीआर से ज्यादा है, इसका मतलब मेरे को सेल प्राइस कितना पकड़ना है, 1.5 करोड़ पकड़ना है। ये तो हो गया 43 सीए वाला अमेंडमेंट जो मेरे ऊपर लग रहा है, बोलो यस और नो। ये तो मेरा ऊपर हो गया। और अब आप सोचिए आपके लिए क्या हो गई, आपको 1.5 करोड़ की स्टाम्प वैल्यू की चीज 1 करोड़ में मिल गई, तो बेटा आपके लिए गिफ्ट हो गया। कौन से सेक्शन का गिफ्ट, 56(2)(10 का इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, याद आया सबको? तो आपके लिए क्या हो गया, गिफ्ट हो गया। अब गिफ्ट हो गया तो आपकी इनकम कैसे निकलेगी, सबसे पहले आप इनएडिक्वेट कंसिडरेशन निकालोगे। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बेटा कितना आ गया आपका, 50 लाख रुपए का आ गया, 1.5 करोड़ का माल 1 करोड़ में मिल गया। तो 50 लाख का कंपैरिजन करोगे आप किससे कंपैरिजन करोगे, एक तो 50,000 से करोगे, और दूसरा किससे कंपैरिजन करोगे, लास्ट ईयर तक आप 10% से करते थे ना, पर क्योंकि ये 20% वाली प्रॉपर्टी है, समझना, जिसने गिफ्ट दिया उसके ऊपर 120% वाला कानून लगता है, तो आप कंपैरिजन करोगे 20% ऑफ कंसिडरेशन से, 10% ऑफ कंसिडरेशन नहीं 20%। तो 1 करोड़ का 20% कितना होता है, 20 लाख। क्या 50 लाख दोनों से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, तो आपके लिए भी 50 लाख रुपए आयुष की क्या हो जाएगी, इनकम। तो आपकी 50 लाख की आयुष की इनकम हो जाएगी, पर कंपैरिजन किससे करना है, 10% ऑफ कंसिडरेशन नहीं, 20% ऑफ कंसिडरेशन। होप आपको क्लियर होगा ये पॉइंट। ठीक है, तो अगर एक बार में नहीं भी आया तो अब आराम से रिकॉर्डिंग है, वापस से एक बार और रिपीट करके देख लेना, ये आयुष का चेंज है जो आपको ध्यान रखना है। अगला चैप्टर बेटा क्या आता था, अगला चैप्टर आता था क्लबिंग नो चेंज, सेट ऑफ नो चेंज, डिडक्शन नो चेंज। तो खत्म हो गए आपके 3 चैप्टर, और क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है जो कि आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़े। इसके बाद अब आता है आपका बेटा अगले 2 टॉपिक, लास्ट 2 टॉपिक याद है आपको इनकम टैक्स के क्या होते हैं, एक तो टीडीएस और एक होता था आईटीआर रिटर्न्स। तो पहले आते हैं अब अमेंडमेंट इन टीडीएस। टीडीएस में अमेंडमेंट है। पहली चीज बेटा ध्यान रखना, आपको याद है लास्ट ईयर जब मैंने आपको टीडीएस की सेक्शंस पढ़ाए थे बहुत सारे, तो वहां पे मैं आपको कंसेशनल रेटें पढ़ाता था। जैसे याद करो, कमीशन की रेट ऑफ टीडीएस 5 थी, पर कुछ केसेस में वो एक टाइम पीरियड में 3.75 लगानी थी, याद है आपको? अब वो वाला टाइम पीरियड बेटा खत्म हो चुका है, वो टाइम पीरियड जिसमें वो कम वाली रेटें थी वो खत्म हो गई, मतलब आपको वो कंसेशनल रेटें नहीं पढ़नी है, आपको मेन रेटें पढ़नी है। तो 5 है तो 5 पढ़ना, 10 है तो 10 पढ़ना, पहला लॉजिक तो ये हो गया। क्लियर है क्या सबको?
कंसेशनल रेट ऑफ टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम योर अटेम्प्ट नाउ। मई 22 से खत्म है, वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, आपका नॉलेज होना चाहिए। वो टाइम पीरियड अब हो गया, कोरोना वोरोना सब खत्म है। क्या ये क्लियर है पहला अमेंडमेंट? तो पहला अमेंडमेंट तो मेरे को लिखवाना भी नहीं है, मैंने आपको बस बता दिया, आइडिया दे दिया, क्या बोला मैंने आपको, समझ गए होंगे वो। तो वो कंसेशनल वाला पॉइंट अब मत चेपना, खत्म है वो। अब आता है नया बात। नया बात क्या है बेटा? जो पुरानी रेट ऑफ टीडीएस थी सब कुछ एज इट इज है, पुराने में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम चल रहा है। इन्होंने कुछ नए टीडीएस के सेक्शन डाले हैं। तो अब जो सेक्शन नया ऐड हुआ है टीडीएस के अंदर वो है 194Q। और बेटा मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे मेन अमेंडमेंट टीडीएस में यही है, 194Q। और मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें से अमेंडमेंट में से ये जो 194Q का अमेंडमेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। चलिए, तो 194Q, मैं 194Q पढ़ा हूं बेटा। आपको याद होगा टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में मैंने एक सेक्शन पढ़ा रखा है आपको, 206C1H। देखो अपनी कॉपी में एक बार, वो भी अमेंडमेंट था लास्ट ईयर तुम्हारे टाइम पे। एक बार आप उसके ऊपर नजरें डाल लीजिए पहले फटाफट। 206C1H सेक्शन है। अगर मिल जाए तो मेरे को ये बताना कि कौन सा वाला है, मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा कि हाँ वही वाला है। 206CH, जिसमें कि सेलर अगर कोई भी गुड्स बेचता है तो वो बायर से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करेगा, बशर्ते सेलर का वैल्यू 50 लाख का कुछ फंडा वंडा था। देखो आप एक बार, क्या मिला आपको? दो 206C1H टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में था, शायद लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक ही होगा टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का। तो वो आप एक बार ओपन करके रखना, उसको ध्यान देना। वो 50 लाख का क्या था, वो सेलर का टर्नओवर शायद पिछले साल 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे ही कुछ रिक्वायरमेंट था उसके अंदर। तो फिर वो जो भी गुड्स बेचेगा, सेलर का टर्नओवर तो शायद 10 करोड़ से ऊपर, कितना था एक बार देखना। 50 लाख। हाँ, तो वो जो 50 लाख से ऊपर की वैल्यू ऑफ गुड्स अगर सप्लाई करेगा, सेल करेगा, तो उसके ऊपर वो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करेगा बायर से एट द रेट ऑफ 0.1%, ऐसा ही कुछ था। अब सेम फंडा जो 206C1H है ना, उसी फंडे में एक नया सेक्शन डाला है, वो है 194Q। ये टीडीएस में है, वो टीसीएस में था। एक बार नोट करके रख लें दिमाग में, फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, ये सेक्शन अप्लाई कब होगा। तो एप्लीकेबिलिटी देखें, एनी पर्सन being buyer who is responsible for paying any sum to resident seller for purchase of goods of value or aggregate value exceeding rupees 50 lakh in PY to deduct tax at 0.1% of such sum exceeding rupees 50 lakh। क्या कह रहे हैं ये?
194 क्यों कह रहा है कि अगर आप बायर हैं और आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं किसी सेलर से और उस परचेज किए गए गुड्स की वैल्यू या एग्रीगेट वैल्यू साल भर में जो भी आपने उससे खरीदे गुड्स, अगर वो 50 लाख से ऊपर की खरीदारी आपने करी है, तो आप एज ए बायर सामने वाले को जब पेमेंट करेंगे सेलर को, तो उसके ऊपर 0.1% टीडीएस काट के देंगे। मतलब मानो मिस्टर एक्स है, इन्होंने मिस्टर वाई से साल भर में 70 लाख का गुड्स खरीदा है, तो एक्स की जिम्मेदारी है कि वो वाई को 20 लाख पे 0.1% टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे, 50 लाख से ऊपर पे 0.1% काटना है। क्या एप्लीकेबिलिटी समझ में आई आपको? कोई भी गुड्स हो, एनी गुड्स, वापस से बोलता हूं, अगर आप बायर हैं और आप किसी व्यक्ति से गुड्स खरीद रहे हैं सेलर से, तो एज ए बायर अगर आपने उस व्यक्ति से साल भर में जो गुड्स खरीदे 50 लाख से ऊपर हो जाते हैं, एक बार में, एक से ज्यादा बार में, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल देखना है आपको अल्टीमेटली, तो आपको सामने वाले सेलर को जब पेमेंट करना है तो 50 लाख से ऊपर के पेमेंट पे आपको 0.1% टीडीएस काट के पे करना है। ये आपका मेन सेक्शन है 194 क्यू। क्या आगे बढ़ूं मैं? अब मुद्दा ये आता है, सर कौन से बायर को काटना है? तो मीनिंग ऑफ बायर समझ लीजिए, हर किसी बायर को नहीं काटना है। मीनिंग ऑफ बायर में लिख रहा हूं यहां पे, किस बायर को काटना है? बायर मीन्स पर्सन whose total sale exceed rupees 10 crore during financial year immediately preceding financial year। तो कौन से बायर को काटना है? ऐसे बायर को 194 क्यू एप्लीकेबल होगा जिस बायर का पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। तो मतलब मान लीजिए कि मैंने ईयर 21-22 में रमेश से 80 लाख का गुड्स खरीदा, 50 से ऊपर है, पर मेरा खुद का लास्ट ईयर का टर्नओवर 6 करोड़ ही था, तो 194 क्यू मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है। 80 लाख देख के बावरा नहीं हो सकता मैं, 50 से ऊपर का खरीदा है मैंने, पर 194 क्यों एप्लीकेबल नहीं है? रीजन बताइए क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर में मेरा टर्नओवर ही नहीं था। और ये सेक्शन बेटा एप्लीकेबल हुआ है 1/7/21 से, ये ध्यान रखना, 1 जुलाई 21 से ये एप्लीकेबल हुआ है। तो ये है 194 क्यू जिस पे टीडीएस काटने का जिम्मेदारी है। अब अगला पॉइंट आपको पता है, हर टीडीएस में मैं क्या बातें करता था, किसको काटना है, क्या लिमिट है एग्जम्पशन की, कब, और एक और चीज आता है पता है, टाइम ऑफ डिडक्शन। आपको पता है पूरे जो भी टीडीएस के सेक्शन थे वहां पे टीडीएस कब काटना है इसका जवाब 2 में से एक होता था। कुछ सेक्शन में होता था पेमेंट के टाइम काटो, और कुछ सेक्शन में होता था पेमेंट और अकाउंटिंग विच एवर इज अर्लियर। क्या याद है आपको ये बात? तो यहां पे बेटा कब काटना है टीडीएस पता है? विच एवर इज अर्लियर वाला फंडा है, यानी कि टीडीएस काटने का टाइम क्या होगा? पेमेंट और अकाउंटिंग दोनों में से जो भी अर्लियर हो वाला फंडा लगा रहा है। तो ये है टाइम ऑफ डिडक्शन। अब बेटा इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, आपको पता है जो इस सेक्शन में लिखा है वही का वही लिखा है 206C1H में। सेम चीज लिखी है 206C1H में, पर वो टैक्स कलेक्शन की बात करता है।
जो कि किसको करना है, सेलर को करना है, किससे, बायर से। और 194Q टीडीएस की बात करता है, जो कि काटना है किसको, बायर को, जब वो किसको पेमेंट करे, सेलर को। आप नोट करिए एक बार, थोड़ा सा पढ़िए, 206C1H में भी सेम लिखा हुआ है। वहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई गुड सेल करा किसी को 50 लाख से ज्यादा साल भर का, तो आप बायर से अपना पैसा तो लोगे ही लोगे, और 50 लाख से ऊपर पे आप 0.1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स भी करोगे। चेक करो उसको, पढ़ो एक बार 206C1H। मैंने इसलिए कॉपी खुलवाई थी, एक बार आप पढ़ लीजिए, उसमें ये लिखा होगा। कोई बोलो यार, हाँ है ना, यस सर। पढ़ा होगा आपने। और वहां पे सेलर का मीनिंग देखो, यही था, सेलर मतलब जिनको टैक्स कलेक्शन, क्योंकि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स सेलर को करना है, और यहां पे टीडीएस बायर को काटना है। तो सेलर कौन, जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। चेक कर लो ये भी। यस सर। तो अब क्या लफड़ा हो गया सर, एक ही ट्रांजैक्शन में फिर तो दोनों सेक्शन लग जाएंगे। समझो, एक्स ने वाई को गुड सेल करा 70 लाख का। एक्स कौन है, सेलर, वाई कौन है, बायर। वैल्यू ऑफ गुड 70 लाख है, 50 से ऊपर है। एक्स का भी लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर का है, और वाई का भी लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर का है। तो आपको पता है बेटा, अगर आप दोनों सेक्शन को रीड आउट करोगे तो एक्स पे सेक्शन कौन सा लगेगा पता है, 206C1H लग जाएगा, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। एक्स को, सेलर को, यानी कि एक्स को वाई से कलेक्ट करना है टैक्स, और वाई पे 194Q लग जाएगा। वाई को जब पेमेंट देना है एक्स को, तो टीडीएस काट के देना है। समझेगा यहां तक? तो ऐसी परिस्थिति में जब सेम लेन देन पे दो दो सेक्शन लग रहे हैं टैक्स के, एक टीसीएस वाला, एक टीडीएस वाला, एक सेलर पे, एक बायर पे, तो दोनों ही एक दूसरे का वसूलेंगे, तो फिर तो बात बराबर हो गई यार। एक्स 0.1% लेगा वाई से, और वाई 0.1% काटेगा, तो बात तो बराबर हो जाएगी, फिर वो तो बराबर हो गया, जीरो हो गया हिसाब किताब। थोड़ा सोचो मैथमेटिक्स। ये कलेक्ट करेगा, ये पे करेगा, तो पे करेगा तो ये टीडीएस डिडक्ट करेगा, और ये टैक्स कलेक्शन करेगा। तो इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, सुनिए, अगर किसी ट्रांजैक्शन पे 206C1H और 194Q दोनों साथ में लग रहे हो, तो केवल 194Q ही अप्लाई करना है, 206C1H अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ में आ गई आपको? यस सर। तो ये फाइनल तीसरा पॉइंट है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या है तीसरा पॉइंट, सुनिए। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन on which both 206C1H and 194Q applies, tax is required to be deducted अंडर सेक्शन 194Q। तो फिर 194Q को अप्लाई करना है आपको, 206C1H को नहीं करना है। बहुत काम का सेक्शन है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इसका। एक सेक्शन तो ये आ गया। क्या क्लियर है ये सेक्शन? यस सर। इसके अलावा टीडीएस में नया अमेंडमेंट, यानी कि एक और सेक्शन टीडीएस का ऐड हुआ है, वो है 194P। ये भी नया है, पहले नहीं था। पहले वाले तो मतलब एज इट इज है, दो नए आ गए, मतलब ये समझ लेना। वन 194P
चलिए लिखता हूं मैं। क्या कह रहा है 194 सी, सुनिए। सबसे पहले आ जाइए इसकी एप्लीकेबिलिटी पे। मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी दोनों के, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, TDS is required to be deducted by specified bank on total income of specified senior citizen. On the basis of rate in force, on the basis of rate in force, TDS is required to be deducted by specified bank on total income of specified senior citizen on the basis of rate in force. इसको समझाने के लिए बेटा मैं दो वर्ड पहले क्लियर करूंगा अभी। स्पेसिफाइड बैंक मतलब क्या और स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मतलब क्या, पहले दो बातें और कर लेते हैं। क्योंकि टीडीएस काटना स्पेसिफाइड बैंक को है, और किसकी इनकम पे काटना है, तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स की इनकम पे काटना है। बहुत काम का सेक्शन है ये भी। तो स्पेसिफाइड बैंक मतलब कौन? बैंकिंग कंपनी नोटिफाइड बाय सीजी, ये है स्पेसिफाइड बैंक का मीनिंग। तो स्पेसिफाइड बैंक मतलब है बैंकिंग कंपनी नोटिफाइड बाय सीजी। और आपको मैं बताता हूं, जो बैंकिंग कंपनी सीजी ने नोटिफाई करी है, ये आ जाइए आपका स्टैच्यूटरी अपडेट में, इन्होंने ये नोटिफाई कर दिया है, देख लीजिए। तो नोटिफिकेशन 98/2021 में स्पेसिफाइड बैंक जो नोटिफाई करा है, सुन लीजिए, नोटिफाइड स्पेसिफाइड बैंक मींस बैंकिंग कंपनी विच इज ए शेड्यूल्ड बैंक। ये आपका अमेंडमेंट उसमें भी दिया हुआ है। तो सेक्शन में लिखा था टीडीएस किसे काटना है 194P में, स्पेसिफाइड बैंक को काटना है। स्पेसिफाइड बैंक मतलब नोटिफाइड बाय सीजी। अब सीजी ने नोटिफाई कर दिया बेटा, और नोटिफाइड नाम क्या है बताइए? बैंकिंग कंपनी विच इज ए शेड्यूल्ड बैंक। तो अब चाहो तो मैं इसी के अंदर ऐड कर देता हूं, कहां गया यार। तो स्पेसिफाइड बैंक का मतलब हो गया बैंक विच इज शेड्यूल्ड बैंक। तो वो अमेंडमेंट भी हो गया, मतलब जो बताया था उन्होंने। तो टीडीएस किसे काटना है ये बात होगी। नंबर 2, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मतलब कौन? इंडिविजुअल जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, नंबर 1, एज 75 ईयर और मोर है। ध्यान देना, 60 वाला नहीं है फंडा, यहां पे अलग एज 75 ईयर और मोर है, और जिसकी पेंशन इनकम आ रही हो। पेंशन इनकम आ रही हो, और वो पेंशन इनकम के अलावा कोई अदर इनकम नहीं होनी चाहिए। पर एक अदर इनकम हो तो चलेगा, और वो है इंटरेस्ट इनकम। पेंशन इनकम होनी चाहिए
और कोई इनकम नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्ट इनकम हो तो चलेगा, और वो इनकम रिसीव होनी चाहिए शेड्यूल बैंक में। यानी कि पेंशन की कमाई जिस बैंक में आ रही है, पेंशन जिस बैंक के खाते में आ रही है, उसी बैंक में इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस बैंक के ऊपर बात चल रही है। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। और एक और बात, अगली बात तो किसी काम की नहीं, खैर काफी इतनी। तो ये होते हैं बेटा स्पेसिफाइड बैंक, सॉरी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। अब करना क्या, सुनिए ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये लिख लिया क्या आपने? Yes, sir. एग्जाम्पल समझना कि ये सेक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बेटा मिस्टर एक्स हैं, इनकी ईयर 21-22 में एज 78 ईयर हो चुकी है। तो मिस्टर एक्स हैं जिनकी एज 78 ईयर हो चुकी है 21-22 वाले साल में। और बेटा इनकी कमाई में एक ही मेन इनकम है, दैट इज क्या? पेंशन। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो जॉब करते थे पहले, अब रिटायर हो गए और अब केवल पेंशन कमाते हैं। ऑब्वियसली पेंशन की इनकम कौन से हेड में जाती है, आपको ये तो पता ही होगा। कौन से हेड में जाती है? सैलरी हेड। और अगर आपको पता हो तो पेंशन जो हर महीने मिलती है उसको अपन अनकम्प्यूटेड पेंशन कहते हैं, वो फुल्ली टैक्सेबल होती है सैलरी हेड में, पता होगा आपको ये। तो इनका क्या है, मान लो कि मिस्टर एक्स की पेंशन आती है एसबीआई के अकाउंट में, एसबीआई में इनका एक खाता है, वहां पे पेंशन आती है और वो पेंशन इनके खाते में जमा रहती है। इसके अलावा इनकी और कोई कमाई नहीं है, केवल ये पेंशन क्योंकि अकाउंट में जमा है तो छोटा मोटा क्या भी इनकम हो जाती है, इंटरेस्ट की इनकम भी हो जाती है, और कुछ इनकी कमाई नहीं है। तो बेटा जो मिस्टर एक्स है मेनली वो दो कमाई करते हैं, मतलब पेंशन मेन कमाई है और छोटी मोटी ब्याज की कमाई है, बाकी और कोई कमाई नहीं है। पर ये दोनों ही कमाई टैक्सेबल है बेटा। इस चक्कर में मिस्टर एक्स को परेशानी होती है, हर साल उनको आईटीआर भरना पड़ता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि पेंशन है, टीडीएस वीडीएस भी कट के आता होगा, सैलरी की इनकम है, तो समझ रहे हो ना, इनको आईटीआर भरना होता है। सरकार ने इनको आईटीआर की माफी के लिए ये सेक्शन बनाया है। गवर्नमेंट कहती है कि भैया ये जो मिस्टर एक्स हैं ये हमारी नजर में एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है। चेक कर लो आप, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कैसे हैं, उम्र साथ दे रही है, कमाई साथ दे रही है, बैंक में खाता है, सब कुछ बढ़िया है। तो अब इन्होंने बोला कि यार वो जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उनका सारी कमाई आ किस में रही है? बैंक के खाते में आ रही है। तो बैंक वालों को बोलते हैं कि वो उस बंदे की टोटल इनकम निकाले, क्योंकि कमाई तो दो ही है उसकी मेनली। कौन कौन सी दो कमाई बेटा? पेंशन और इंटरेस्ट। तो दो ही कमाई है, दोनों कमाई के बेसिस में टोटल इनकम आ जाएगी। मिस्टर जो एक्स है वो अपने डिडक्शन बता देंगे 80 से 80 के, तो जो भी डिडक्शन विडक्शन लेकर है, बैंक वालों को बोला गया, यानी एसबीआई को बोला गया कि भैया तू है स्पेसिफाइड बैंक, और अब तू क्या कर, इस मिस्टर एक्स की क्या निकाल, टोटल इनकम निकाल। और इस टोटल इनकम का जो टैक्स बन रहा है, जो अभी प्रिस्क्राइब रेट है, मतलब इंडिया के अंदर जो 2.5 लाख वाली रेट है, क्योंकि इंडिविजुअल है, तो इस टोटल इनकम पे जो टैक्स बनेगा, जो अभी की रेटें चल रही है, उस टैक्स के हिसाब से जितना अमाउंट आता है वो तू काट ले इस इनकम से, और वो काट के हमें एज ए टीडीएस क्या कर दे, जमा करा दे अंडर सेक्शन 194 क्या पी। तो 194 पी क्या कहना चाह रहा है, समझ में आ गया? 194 पी एसबीआई पे लग रहा है, बैंक्स पे लग रहा है। और बैंक वालों को यह कहा जा रहा है कि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को, तो आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की जो भी टोटल इनकम आती है, उस टोटल इनकम पर जो भी अभी करंट रेट चल रही है, देखो रेट इन फोर्स, मतलब वही टैक्स रेट है जो बंदे पे लगनी चाहिए, 2.5 लाख वाली, 3 लाख वाली। अब देखो 78 ईयर का आदमी है तो मेरे हिसाब से उसकी टैक्स रेट 3 लाख वाली हो जाएगी। तो उस रेटों से जो भी टैक्स बनता है उतना काट ले और काट कर हमें जमा करा दे, और वो
194P का TDS हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, उस बंदे को रिटर्न विटर्न भरने की आजादी मिल जाएगी और उसे कुछ करना ही नहीं, क्योंकि TDS कट के जमा हो गया, उसकी टेंशन खत्म होगी। तो ये है 194P। क्या आपको सेक्शन का लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? मैं आपको इसका क्वेश्चन करा देता हूं एक बार, देखते हैं उसमें शायद आपको समझ में आ जाए। आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखना क्वेश्चन इसका। देखिए 194P तो मैंने पढ़ा दिया। एक इलिस्ट्रेशन है, देखिए 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना एक बार क्या कहना चाह रहे हैं। चेक करते रहना आराम से सब चीज़ें। मिस्टर शर्मा रेसिडेंट है, 77 ईयर की एज है। 194P के हिसाब से ये बंदा रेसिडेंट स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बनने के काबिल है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बनने के काबिल है। 77 ईयर की एज है और इसे पेंशन मिलती है बेटा कितने रुपए महीना, 52,000। चलो पेंशन की इनकम भी हो गई, यूपी स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है पेंशन, और ये इसके सेविंग अकाउंट में जमा हो जाती है SBI लखनऊ ब्रांच में। इसके अलावा इसे इंटरेस्ट मिलता है 8% FD पर, 20 लाख की FD करा रखी है, उस पर 8% ब्याज भी आता है, वो भी उसी बैंक में। और 20 लाख रुपए जो जमा थे उसमें से 2 लाख रुपए की 5 साल की FD इसी साल 1/4/21 को करेगी, यानी कि 20 लाख की FD में से 2 लाख की FD इसी साल कराइए 21-22 में। सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा है उसके अंदर ब्याज आ रहा है 9,500 रुपए का, सेविंग अकाउंट का ब्याज है। नंबर 1 क्वेश्चन, अबव फैक्ट से आपको एक तो इसकी टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स निकालना है। सबसे पहले हमारा काम है शर्मा साहब की टोटल इनकम निकालें और इसका टैक्स निकालें। अब शर्मा साहब की टोटल इनकम और टैक्स निकालना ही हमारा टारगेट है। अब बेटा ध्यान दें, टोटल इनकम कैसे निकलती है। आप पहले चेक करिए, इस क्वेश्चन को देखकर बताइए कि कौन कौन से हेड में इसकी इनकम आ रही है, जल्दी से बताइए। इनकम कौन कौन सी है, पेंशन की इनकम है जो सैलरी में जाएगी, और FD का ब्याज है IOS में जाएगा, सेविंग अकाउंट का ब्याज है IOS में जाएगा। 3 इनकम है, ये अपने सामने का हिसाब किताब है जो मैंने आपको बोला। अब मैं इसकी इनकम निकालता हूं। सबसे पहले बेटा मैं इसकी सैलरी हेड की इनकम निकालता हूं। सैलरी हेड में पहली इनकम आ गई, इसकी एक ही इनकम है पेंशन की, 52,000 रुपये महीने की पेंशन है और फुल्ली टैक्सेबल है, तो 52 × 12 करिए कितने हो गए, करो जल्दी यार, 6/24 फुल्ली टैक्सेबल। और कोई सैलरी की इनकम नहीं है तो यही ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। इसमें से मिलता है सैलरी हेड का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 50,000। ये आ गई बेटा सैलरी की टैक्सेबल इनकम जो कि है 5,74,000। एक हेड की इनकम तो ये आ गई। इसके अलावा इनकी अगले हेड की इनकम है IOS की। IOS में FD का इंटरेस्ट मिला है इसको, 20 लाख की FD करा रखी है, 8% ब्याज मिल रहा है 1.60 का, और सेविंग अकाउंट का ब्याज है 9,500 का। तो बेटा IOS की इनकम हो गई 16,950। ये IOS की इनकम हो गई। तो अब अगर हम इसकी टोटल इनकम निकालें तो कैसे निकलेगी साहब, सैलरी की इनकम है 574 और IOS की इनकम है 169500। दोनों की टोटल करेंगे आ जाएगी GTI जो कि है 743500। इसमें से माइनस करूंगा बेटा डिडक्शन 80C से 80U के। आपको तो शायद पता नहीं पड़ रहा होगा, पर अगर आपको कानून याद हो तो 80 TTB करके एक सेक्शन है जो कहता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो जो भी इंटरेस्ट आप कमाएंगे किसी भी डिपॉजिट का उसका 50,000 तक का छूट ले सकते हैं, शायद आपको याद होगा। तो क्योंकि ब्याज की इनकम हो रही है, सीनियर भी है, तो एक 80 TTB की छूट ले रहा हूं मैं, कितने रुपए की, 50 की। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसने 5 साल की एक 2 लाख रुपए की FD इसी साल कराई है। तो अगर आपको याद हो तो 80C में लिखा रहता है कि अगर आप 5 साल की FD कराएंगे तो 80C की छूट मिल सकती है आपको। तो 2 लाख की FD कराई है, पर 80C का खुद का लिमिट 1.5 लाख ही है बेटा,
तो 1.5 लाख की छूट में टीसी की भी ले रहा हूं एफडी कराने के लिए। ये दोनों डिडक्शन मिल जाएंगे इसको, और इसकी टोटल इनकम आ जाएगी 5,43,500। ये हो गई इसकी टोटल इनकम। अब इसका निकालेंगे हम टैक्स निकाल लेते हैं साहब। टैक्स कितना बनेगा? 5,43,500 का निकाल सकते हो क्या यार? जल्दी से निकाल दो, मेरे को टैक्स निकाल के बता दो। सीनियर सिटीजन है, 70-75 का है, तो 3 लाख वाली रेटें लगाऊंगा बेटा मैं। 3 लाख अलग कर लिए, 2 लाख अलग कर लिए, और 43,500 अलग कर लिए। इस पे टैक्स बनेगा 20%, इस पे टैक्स बनेगा 5%, 10,000। और 43,500 का 20% कितना होता है? जल्दी से बताओ। तो बेटा टैक्स आ गया 18,700 का। क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो रिबेट मिलेगी नहीं, तो इसीलिए लास्ट में इसमें मैं जोड़ देता हूँ 4% HEC। कितना हो गया HEC? 748। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट करके टैक्स आ जाएगा 19,450। ये आपका पहला आंसर तो आ गया। तो पहला आंसर आ गया, देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं 19,450। ये तो हो गया हमारा इनकम और इसका टैक्स। पर क्वेश्चन क्या, आप दूसरा पढ़िए। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स बाय SBI? अब आप देखिए, SBI जब इस प्रकार का पेमेंट करेगा अपने खाते से मिस्टर एक्स को, शर्मा को, तो 194P लग जाएगा। अब 194P में कितना TDS SBI को काटना है? तो जवाब बेटा आपको पता है, जितना इसका टैक्स बन रहा है, मतलब समझ रहे हो, 194P देखो, तो हमारा जवाब क्या है कि SBI को कोई TDS काटना है क्या? जवाब है यस, TDS काटना है। कितना रुपए का TDS काटना है? जितना टैक्स बनेगा उतना काटना है। तो कितना टैक्स बनेगा? 194P में काटिए, जितना टैक्स बन रहा है उतना काटिए, 19,450। पर बेटा थोड़ा सोचिए, जो शर्मा साहब हैं, उन शर्मा साहब ने पेंशन की इनकम कमाई है, तो उनकी सैलरी की इनकम है, बॉस ने भी TDS काट के भेजा होगा। तो इसलिए 19,450 के टैक्स में से जो सैलरी का TDS है वो 192 सेक्शन में कट गया होगा। तो जितना वो कट गया होगा, वो लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है उतना TDS बैंक को काटना है। ये आपका जवाब है सेकंड का। अब अगर बैंक काट लेता है तो क्या शर्मा साहब को रिटर्न फाइल करने की जरूरत है? तो जवाब है नहीं, शर्मा साहब को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक वाले ने 194P में TDS काट लिया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का जवाब है। कितना काटना है TDS बैंक को? जितना टैक्स बनेगा। वापस से बोल रहा हूं, टैक्स कितना बन रहा है? 19,450 बन रहा है। क्या पूरा 19,450 काटना है? नहीं, पूरा मत काटो, क्योंकि पेंशन की इनकम में सैलरी का TDS कट के आया होगा 192 का। तो जितना 192 में कट गया होगा सैलरी वाला, उतना माइनस करके जो बचा उतने पर काट लो आप, जितना बच रहा है। क्या आपको बात समझ आई बेटा? और अगर बैंक ने 194P में TDS काट लिया तो इन दैट केस शर्मा साहब को रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। ये आपका जवाब है सेकंड का। अब इन्होंने तीसरा पॉइंट बोला, अगर क्वेश्चन 2 में FD जो 20 लाख की वो SBI में नहीं होती बल्कि कैनरा बैंक में होती, तो क्या आंसर सेम होता? तो बेटा फिर देखो, अगर पेंशन SBI में आ रही होती, वापस से बोल रहा हूं, अगर पेंशन SBI में आ रही होती, पेंशन SBI में आ रही होती और FD कैनरा बैंक में होती, तो पेंशन की इनकम एक बैंक में आ रही थी, ब्याज की इनकम एक बैंक में आ रही थी, फिर SBI स्पेसिफाइड बैंक हो ही नहीं सकता। स्पेसिफाइड बैंक होने के लिए जरूरी है कि जिस बैंक में पेंशन है ब्याज भी उसी बैंक में है। तो अब ऐसा होता कि ब्याज कैनरा बैंक में आती, पेंशन SBI में आती, तो 194P SBI में नहीं लगता। बेटा एक बार बोल दो, या समझ में आया आपको ये बात? लॉजिक ध्यान रखना, ये आएंगे क्वेश्चन में, पहले ही बोल रहा हूं, ये अमेंडमेंट है, क्वेश्चन भी दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मजाक में मत लेना। तो तीसरे का आंसर होता SBI को TDS नहीं काटना पड़ता। फिर बट इन दैट केस SBI पे 194P नहीं लगता। पर याद करो बेटा, जो ब्याज की इनकम होती है, ब्याज की इनकम पर TDS कटता है, एक और सेक्शन लगता है ब्याज की इनकम के TDS का, आपको पता है 194A, पढ़ा होगा, पुराना कानून है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194A, 10% TDS कटता है अगर बैंक से जो ब्याज मिल रहा है वो 50 से ऊपर है। तो फिर इस केस में मेरा जवाब क्या होता? 194P तो SBI पे नहीं लगता, पर जिस बैंक में ब्याज पे की जा रही थी, कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक पे 194A एप्लीकेबल होता, और कैनरा बैंक को 50,000 से ऊपर पे 10% क्या काट के देना पड़ता? TDS काट के देना पड़ता।
ये आपका तीसरे का जवाब है। होप आप समझ गए होंगे क्या झंझट है। तो यानी 194P कब लगेगा बेटा? जब पेंशन भी उसी बैंक में आए, ब्याज भी उसी बैंक में पड़ी हो। तो फिर एसबीआई को टीडीएस काटना है, ब्याज का अलग नहीं काटना है, ब्याज का अलग नहीं काटना है, 194P में टोटल काट लेंगे जो काटना है। पर अगर एफडी कैनरा बैंक में पेंशन एसबीआई में आ रही है तो एसबीआई पे 194P लग नहीं पाएगा, तो एसबीआई टीडीएस नहीं काटेगा, एसबीआई बाहर हो गया पिक्चर से। पर कैनरा बैंक क्योंकि ब्याज दे रहा है तो ब्याज पे एक 194A सेक्शन पड़ा हुआ है आपने, जिसमें 50,000 से ऊपर पे ब्याज पे 10% टीडीएस काटना होता है बैंक्स को, तो बैंक को वो वाला सेक्शन लगा के टीडीएस काटना पड़ेगा। और उस केस में फिर शर्मा साहब को रिटर्न भी भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर 194P लगेगा तो रिटर्न से आजादी है, बाकी नहीं है। देखो लिखा हुआ है, शर्मा वुड हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका 194P हो गया है। अब बचता है बेटा 194Q का क्वेश्चन कराना है, और एक दो अमेंडमेंट और रिटर्न्स में भी है। तो बेटा मेरे को और चाहिए अभी आधा घंटा 45-50 मिनट, जो कि अभी तो नहीं हो पाएगा काम, तो इसीलिए मैं इस क्लास को अभी तो और करूँगा। तो आप चाहो तो लाइव में आओगे नहीं आओगे, वरना मैं रिकॉर्डिंग करके उसको डाल दूंगा आपके ग्रुप में। तो बच्चा वो आधे घंटा पौन घंटे की क्लास और है जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसका लाइव लिंक शेयर नहीं करूँगा मैं। तो जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके भी आपको भेज दूंगा, तो बाकी का क्लास आपको उसमें आ जाएगा। तो फाइनल टॉपिक तीसरी क्लास में मैं आपको बता दूँगा। तो इसको मैं और करता हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक हैं अभी भी डिस्कस करने के लिए जो मैं आपको बाद में डिस्कस करके बताऊँ।